तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 11 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आ जाता है, बेसिकली सिलेबस के न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर फर्स्ट आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके हम करने वाले इस वीडियो में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मींस उसके जो हर एक क्वेश्चन है, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिटेल में हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, साथ साथ करके भी दिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये हम चीज करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी की वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं जो सिर्फ आपके क्या है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल नॉलेज बनाने के लिए, वो एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। तो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने और कौन से सिर्फ आपको क्या है अभी नॉलेज के लिए ही पढ़ने हैं। तो ये सब कुछ हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के अंदर ही आपको सब कुछ क्वेश्चन में मतलब नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको एग्जामिनेशन में आंसर किस तरीके से लिख के आना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा आंसर लिखोगे तभी आपको मतलब कि जो फुल मार्क्स है वो उस क्वेश्चन के जो आंसर के वो अलॉट होंगे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में सब कुछ करने वाले। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो इस तरीके से हमारी सारी चीजें आएगी। इस वीडियो में हम करने वाले अपना जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने अपनी जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर देता हूं। आपके सामने स्क्रीन आ गई। चलो जी, यहाँ पर देखो हमारी चीजें आ जाती है, चैप्टर आ जाता है। चैप्टर आता है हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें इसके हम करेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, बाकी इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप अपना पढ़ के ही समझ जाओगे, बाकी हम सारी चीजें समझ के चलेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। उसने पूछा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक सेकेंड थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ जी, ये आपका इतना हो गया। तो उसने कहा था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ओवर साइड 1 सेंटीमीटर मींस एक जो आपका एक आपके पास क्या है, एक आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, आपका ए क्यूब होता है। तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर को क्या कर दोगे, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, आपका जो 1 मीटर होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने जो 1 सेंटीमीटर था उसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये करोगे और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/100। तो आप क्या कर दोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 और उसको सोल्व करके आप क्या लिख दोगे, ये आ जाएगा 2 2 4 2 6 मतलब कि 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीजें सोल्व करनी है। तो आपका जो मतलब कि एक तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वही आपका आ गया। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा हुआ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस। एक सिलेंडर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि आपको टीएस से निकालना है, जिसकी रेडियस आपकी ये है, आपकी हाइट ये है, इक्वल टू किस चीज में निकालना है, एमएम स्क्वायर में निकालना है, मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो सबसे पहले तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने के बाद आप मतलब कि वैल्यूज निकालने के बाद उसको एमएम में कन्वर्ट कर दोगे। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 10 mm के इक्वल हमारा होता है। तो ये डायरेक्ट आप वैल्यू सोल्व करोगे। किस तरीके से करना है, मैंने देखो यहाँ पर आपको मतलब जो सोल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, तो ये आप वहां पर कर लेना। तो बाकी मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे जो सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस का h। बाकी आप वैल्यू रख ही सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने देखो मतलब हर एक चीज अगर मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगी और चीजें मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो जो चीजें समझाने की होगी लिखकर वो मैं आपको लिख के समझाऊंगा, और जो चीज मतलब कि बोल के समझाने की वो मैं बोल के समझाऊंगा। साथ साथ जो चीज आपको मतलब कि ऐसे मतलब कि जो लिखी हुई है पहले से नोट्स के थ्रू समझाने की, वो मैं इसके थ्रू समझाऊंगा। जैसे सरफेस एरिया का मेरा ये फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट हम सारी वैल्यू रखेंगे और आपके क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या कर दोगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। आपको 2 बार 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एरिया है और एरिया किस चीज में निकलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। स्क्वायर का मतलब कि 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका सिंपल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, अ व्हीकल इज मूविंग, एक व्हीकल है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है मतलब कि 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल सबसे पहले तो उसको क्या मतलब कि 1 सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है जब भी किलोमीटर पर सेकंड को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कैसे आता है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो एक बार समझ लेना। जैसे यहाँ पर है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो किलोमीटर को मीटर में करना होगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई। एक आर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 2 बार कर दिया। तो 1 0 से 2 0 से मेरी 2 0 कट जाएगी, ये वाली कटेगी, ये वाली बच जाएगी। तो ये आ जाएगा 10/6 × 6, जो कि आ जाएगा यहाँ पर 3 जाओ और यहाँ पर 5 जाओ, तो ये आ जाएगा 5/18। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये हम अपना डायरेक्ट यूज करते हैं। और अगर आपको यहाँ पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, सिंपल आप 18/5 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। छोटे में जाना है
है तो ऊपर छोटा रखोगे, बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा रखोगे। आप अपना याद रखने की ट्रिक ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा था 1 सेकंड में कितना करोगे, तो 1 सेकंड में मैं कितना करूंगा, 5 मीटर डिस्टेंस को मतलब कि कवर करूंगा। क्लियर पॉइंट? चलो जी, नेक्स्ट उसने पूछा था रिलेटिव डेंसिटी। जो रिलेटिव डेंसिटी है लेड की वो कितनी है, 11.3 है। तो आपको जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपको लिखनी है। तो ये बड़ा सिंपल सा आ जाता है, ये तो मतलब डायरेक्ट हम इससे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी चीज़ आती है जो आपके पास हाँ जी, जो आपकी डेंसिटी आपको दे रखी थी, कहाँ से आता है, यहाँ से। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी आपको किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल होती है। जो वाटर की डेंसिटी है वो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होती है। तो आपकी डेंसिटी ऑफ लेड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है लेड की, वो डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे और डायरेक्ट आप अपना आंसर निकाल लोगे। फिर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट आप सिंपल जो आप सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो सिंपल आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती है। क्लियर है पॉइंट? चलो ये आपका कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट उसने बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब सुटेबल कन्वर्जन के लिए भैया देखो जैसे किलोग्राम है, फिर मीटर स्क्वायर है, फिर पर आपका सेकंड है। तो देखो आपको ग्राम में सेंटीमीटर में करना है। तो सबसे पहले देखो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, 2 बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 मीटर का स्क्वायर है ना, 2 बार कर दी। फिर सेकंड को तो सेकंड में ही रखना है तो सिंपल 1 से कर दो या फिर करो भी ना। तो ये आपको आंसर सोल्व करना है। ये किसका आ जाएगा, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस तरीके ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने। नेक्स्ट आपका आता है 1 मीटर को 1 लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है, देखो आप यहीं पर देख के समझते हैं। देखो यहाँ पर तो ये वाला तो आंसर आपका समझा ही दिया मैंने। अब आपको पता है लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है एक लाइट ने एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो लाइट ईयर की जो किसकी यूनिट होती है, वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। काफी स्टूडेंट्स को लगता है जो लाइट ईयर है वो टाइम की यूनिट है, नहीं, लाइट ईयर आपकी क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आपको पता है जो 1 लाइट ईयर होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। तो आप वैल्यू निकाल लोगे या फिर आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो। अब आपको पता है 1 लाइट ईयर मतलब कि 1 लाइट ईयर किसके को लगा 9.46 सेकेंड 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 को 9.46 इंटू 10 की पावर 15 से 10 की पावर प्लस का 15 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है। तो आप सोल्व करके आप क्या निकाल लोगे, आप अपनी वैल्यू निकाल जो कि वैल्यू आपकी आएगी, वैल्यू फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, फाइनल वैल्यू आपकी आ रही है दिस वन। नहीं, ये तो दूसरे क्वेश्चन, आई थिंक ये तो थर्ड वाले क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ, ये वाले तो इस वाले क्वेश्चन का पार्ट है। आपकी जो वैल्यू आएगी 1 लाइट ईयर 10 की पावर -3 यहाँ पर, हाँ, ये आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट उसने क्वेश्चन हमसे पूछा था आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है जब किलोमीटर पर आर कन्वर्ट करना हो तो आपको किसने 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर आपको जी की वैल्यू दी है, जी मतलब कि जो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है उसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में वैल्यू दी है। तो इसमें आपको कन्वर्ट करनी है। तो किलोग्राम को आपको सबसे पहले जिस भी यूनिट को जिस चीज में कन्वर्ट करना है उसकी क्या कर दोगे, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो किस तरीके से आपकी वैल्यू रहेगी। तो आपको सैंपल 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और ऐसी 1 kg इसके इक्वल और 1 मीटर इसके इक्वल। तो डायरेक्ट सारी वैल्यू रखने के बाद आप सिंपल क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट है। ये अगर देखो कहीं भी अगर आपको कोई डाउट आए तो वीडियो को पीछे से देख लेना और जो नोट्स में चीजें लिखी हुई है एक बार उनको पढ़ लेना, आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं हर एक चीज को आपको ऐसे समझा के चलूंगा कि आपका कोई भी डाउट बचे ही ना। जहां पर आपको ज्यादा समझाने की, डीप थोड़ा समझाने की जरूरत होगी, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है और काफी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो पता है मेरे को कहां पर आप अटक सकते हो। तो वहां पर मैं पहले आपको बहुत अच्छे से समझा के चलूंगा। जहां पर आपको मेरे को मतलब कि जहां पर मेरे को पता है बच्चे एक बारी में समझ जाएंगे, तो वहां पर मैं एक बारी में नोट्स में बता के चल दूंगा। तो आपको एक बार वो चीज पढ़ लेना, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ, ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ अ हीट। एक कैलोरी जो होती है वो हीट की और मतलब वर्क की आपकी सिंपल एनर्जी की यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल, जिसमें जो 1 जूल होता है वो इतने के इक्वल होता है। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब उसने कहा सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट, मींस हम एक अपना खुद का सिस्टम ऑफ यूनिट बना रहे हैं, जिसमें जो मास होगा वो अल्फा kg के इक्वल होगा और जो आपका लेंथ होगी वो बीटा मीटर के इक्वल होगी और जो टाइम
टाइम होगा वो गामा सेकंड के इक्वल होगा। तो आपको बताना है, शो करो कि जो कैलोरी का मैग्नीट्यूड है वो आपका सोल्व करके ये आएगा। तो इस पर तो आप ध्यान मत दो, आप अपना नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो। देखो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे उसने बोला है, तो उसने बोला है कि देखो मेरे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब ये सिस्टम फर्स्ट हो गया और वो दूसरे वाला हो गया सिस्टम सेकंड। तो देखो दोनों सिस्टम में सबसे पहले तो मेरे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है। तो सबसे पहले तो हम अपना मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, इसके लिए n1 उसके लिए n2। देखो n1 की वैल्यू उसने कितनी दी थी, 4.2 ही तो दी थी ना, हाँ 4.2 उसने वैल्यू दी थी जो कि 4.2 जूल थी। सेकंड वैल्यू में हमें वैल्यू नहीं पता, एक में आपका m1 होता है, फिर आपका m2 होता है, फिर आपका l1 होता है, फिर आपका l2 और ये फिर आपका t1 और ये आपका t2। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। m1 L2 ये आपका 1 kg है और ये आपका 1 मीटर है और ये आपका 1 सेकंड है। M1 में ये क्या आ गया, ये अल्फा kg बन गया और ये क्या बन गया, बीटा मीटर बन गया और साथ साथ ये क्या बन गया, गामा सेकंड बन गया। अब आपको इस क्या करना है, इस N2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप अपना जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो कंसेप्ट का वही यूज करोगे कि जो आपका N2 होता है वो किसके इक्वल होता है, N1 जो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर आपकी क्या होगी, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं, यस की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब यहाँ पर जो abc है, abc क्या है, जो आपकी इनकी यूनिट्स हैं, मतलब कि जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट में जो भी आप उसने आपको यूनिट दी हुई थी उसमें जो ये पावर्स होती हैं ये क्या होती हैं, abc होती हैं। तो यहाँ पर a किसके इक्वल है, a 1 के इक्वल है, b किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है और c किसके इक्वल है, वो -2 के इक्वल है। तो सारी वैल्यूज रख देंगे। n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 4.2, आपकी m1 m2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा की पावर 1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन बीटा की पावर 2 और ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा की पावर, ये आ जाएगा -2। तो इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हम अपना n2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n2 किसके को आ जाएगा, n2 मेरा आ जाएगा 4.2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की पावर बीटा स्क्वायर इंटू गामा की पावर -2। ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपकी क्या आ जाएगी, अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर भी -2। तो इस तरीके से आप अपना पूरा न्यूमेरिकल क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। ये इस तरीके से आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने से आएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। बाकी नोट्स में भी एक डिफरेंट मेथड से कराया हुआ है, तो आप अगर आपको ये वाला मेथड ठीक लगे तो आप ये वाला कर लेना। बाकी जो बेसिक मेथड होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि कन्वेंशनल मेथड होता है वो आपका ये वाला होता है। तो आप इस मतलब मेरा सजेशन रहेगा आप ये वाला मेथड फॉलो करना, क्योंकि इससे आपके सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे और इसी तरीके से इसी फ्लो में आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है, टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर अ कंपैरिजन। मींस अगर मैं किसी भी चीज को बोल दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आप बहुत होशियार हो, तो मतलब कि आप मतलब कि ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी। या फिर किसी बच्चे को बोल दूं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो मतलब कि जब तक अब आप किसी चीज का कंपैरिजन नहीं करोगे तो आप नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल पर बोल दूं कि मेरे चैनल पर तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी अभी इतने ज्यादा नहीं है, आप सब्सक्राइब कर दो, तो मैं ये जो मैंने बोला ये बात सच भी हो जाएगी। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, सब्सक्राइब करने का आपको फायदा मिलेगा। चलो जी, देखो मैं बोल देता हूँ कि मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है। अब बहुत ज्यादा मैंने ऐसे बोल दिया, अब कोई बच्चे यकीन करेंगे, कोई बच्चे नहीं यकीन करेंगे। अब लेकिन ये मीनिंगलेस बात है। मीनिंगलेस कैसे है, मीनिंगलेस इसलिए है जब तक मैं कंपेयर करके नहीं बताऊंगा। मान लो कोई अगर चैनल है, फॉर एग्जाम्पल एक चैनल है जिसने आज ही बनाया, 1-2 दिन पहले बनाया है, उसके मान लो 10-20 सब्सक्राइबर है, तो उसके कंपेरिजन में तो मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन अगर एक दूसरा चैनल है जिसके फॉर एग्जांपल मेरे से बस 10 सब्सक्राइबर ही कम है, तो उसके कंपैरिजन में तो मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। तो यहाँ पर उसने यही बात बोली है कि कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी है उसको लार्ज बोलना, स्मॉल बोलना मीनिंगलेस होगा जब तक उसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो उसने कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं जिनको हमें बताना है, कि इनको आप कंपेयर करके बताओगे कि यस ये सही में बड़ी है, छोटी है। तो उसने बोला एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बात सही है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, लेकिन कब, वर्सेस जब आप क्या बोल रहे हो, वर्सेस आप फुटबॉल लिख दो, ठीक है, एक फुटबॉल के कंपैरिजन में एटम बहुत ज्यादा छोटा है, तो बात समझ में भी आएगी, हाँ एक मीनिंगफुल आपका सेंटेंस होगा। ऐसे सुना, जेट प्लेन मूव्स वेरी विद अ ग्रेट स्पीड विद वर्सेस कार की स्पीड, कार की स्पीड के कंपैरिजन में एक जेट जो है वो बहुत स्पीड से मूव करता है। वरना अगर यहाँ पर मतलब मैं कंपैरिजन ना दूंगा और कोई बच्चा मान लो यहाँ पर वर्सेस स्पेसशिप लिख देगा या फिर वर्सेस स्टार्स की स्पीड लिख देगा, तो ये तो मतलब सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ कंपैरिजन लेके चलना होगा। अब मास ऑफ द जुपिटर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अ बॉल, एक बॉल का मास और एक जुपिटर का मास बहुत ज्यादा होगा। या फिर बॉल की जगह आप अपने एक बिल्डिंग का भी मास ले सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग से भी बहुत ज्यादा जुपिटर का मास होगा। नेक्स्ट उसने कहा था एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एयर है इस रूम में
उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं इन कंपैरिजन टू, आप क्या कर सकते हो, इन कंपैरिजन टू वर्सेस बोतल, एक बोतल में जितने मोलिक्यूल होंगे उसके कंपैरिजन में। अब प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन द इलेक्ट्रॉन, ये तो उसने पहले से ही दिया हुआ है, एक प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। द स्पीड ऑफ द साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ द उसने बोला द स्पीड ऑफ द साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि उसने कंपैरिजन करके दे दिया। ये बात सारी चीज़ें आप क्या दें, बाकी आपको किस तरीके से लिखना है आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। मतलब कि मासिव लिखा है और 10 स्पीड ऑफ लेस, मतलब कि यहाँ पर मच स्मॉलर की जगह आप लेस लिखोगे, मतलब एक वर्ड भी आपको अपना करेक्ट यूज करोगे। मोर मासिव कुछ नहीं होता, सिंपल मासिव होता है। ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आपका आता है अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, मतलब कि हमने एक लेंथ की एक नई मतलब कि हमने मीटिंग बिठाई, आपने और हमने बैठ के मीटिंग बिठाई, भाई हम साइंटिस्ट बनेंगे आप भी और मैं भी, ठीक है बात। हमने एक मीटिंग बिठाई और हमने मतलब कि ये चीज बात कंफर्म कर दी कि जो लेंथ की यूनिट है वो कुछ इस तरीके से है जिस हिसाब से आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो 1 आ जाए, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाए। तो इस तरीके की हमने लेंथ की अपने आप ही यूनिट एडजस्ट करके बना दी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो हमें अब बताना है सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। अगर एक नई मतलब लाइट को आने में वहां से इतना डिस्टेंस लगता है, मतलब कि इतना टाइम लगता है, तो टाइम की वैल्यू कितनी है, वो 8 मिनट और 20 सेकेंड है। इसको अगर हम किस चीज में करेंगे, सिंपल आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में कितनी हो गई आपकी 480 प्लस 20 आपकी 500 सेकंड आपकी टोटल टाइम आ गया। तो टाइम आपको पता चल गया, डिस्टेंस कितना है वो आपका 1 मीटर में आपकी सिंपल 1 यूनिट है। तो आप टाइम आपको पता चल गया, डिस्टेंस आपको मतलब कि ये फॉर्म में आता है। स्पीड कितनी होगी, सॉरी यहाँ पर स्पीड लिखना है, स्पीड कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो डिस्टेंस किसके को जाएगा 1 × 500, तो 500 यूनिट्स, मतलब जो डिस्टेंस हो जाएगा सन और अर्थ के बीच में 500 यूनिट्स हो जाएगा। और यूनिट्स ये कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, वो हमने ही बनाई हुई है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, एग्जामिनेशन में जो जिस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से किस तरीके से आ सकते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है, और वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना एग्जाम में पक्का। ये वाला क्वेश्चन मतलब यही नहीं बट इसके जैसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास सबसे प्रिसाइज मतलब सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा। उसने बोला एक वर्नियर कैलिपर जिसकी 20 डिवीजन है, एक स्क्रू गेज जिसकी आपकी क्या है इतने डिवीजन है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी आपको क्या कैन मेजर लेंथ विद इन अ वेव लेंथ ऑफ द लाइट, मतलब उसकी वेव लेंथ ऑफ लाइट के भी मेजर कर सकता है। तो देखो सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए वो होता है जिसका जो लीस्ट काउंट है वो सब क्या हो सबसे कम हो, मींस वो सबसे ज्यादा प्रिसाइजली आपको क्या करके दे मेजर करके दे। बेसिकली जो लीस्ट काउंट जिसका ज्यादा होगा वो उतना ही प्रिसाइज आपका होगा। तो हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, इन तीनों का लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो पहले हम अपना वर्नियर, पहले क्या दिया हुआ था, पहले वर्नियर कैलिपर दिया हुआ था, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। ऐसे हम जो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। फिर हम अपना जो ऑप्टिकल डिवाइस थी उसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। जिसका लिस्ट काउंट सबसे ज्यादा आएगा उसकी वो ही क्या होगा, वो मोस्ट सुटेबल आपका क्या होगा डिवाइस होगा। तो सिंपल सा आपका आंसर आता है। और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जो पिच है और नंबर ऑफ डिवीजन है, मतलब एक में कितनी हमारी लेंथ आती है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस है और 1 मीटर में हमारे कितने डिवीजन आते हैं उसको हम डिवाइड करके ऐसे हम अपना जो लिस्ट काउंट है वो निकालते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ द ह्यूमन ईयर, एक स्टूडेंट है वो ह्यूमन ईयर की थिकनेस को मेजर करता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिसका जो मैग्निफिकेशन है वो आपका 100 टाइम्स वो करता है। वो 20 ऑब्जर्वेशन लेता है और जो आंसर आता है उसका वो 3.5 mm आता है। तो हमें बताना जो एस्टिमेट जो थिकनेस है वो कितनी है। तो देखो उसने जो हेयर था, मान लो ये हेयर था, इसकी जो मतलब कि उसने वैल्यू निकाली वो 3.5 mm निकाली। ये कब, जब उसने 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन किया हुआ है तब। तो आप क्या कर दो, इस 100 टाइम मैग्निफिकेशन को हटा दो और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी निकल आ जाएगी। मतलब इस चीज को आप क्या कर दो 100 से सिंपल क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड किया हुआ है तो आपका सिंपल आपकी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी किसकी, हेयर की, या कोई भी चीज वो मेजर कर रहा होगा वो आ जाएगी मैग्निफिकेशन रिमूव करने के बाद। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन आता है। 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है यू आर गिवन अ थ्रेड, आपको एक थ्रेड दी हुई है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब एग्जाम में तो नहीं आते, बस आपको कंसेप्चुअली समझाने के लिए, मतलब आपकी नॉलेज बिल्डअप करने के लिए होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस आप यहीं पर समझ लो, एग्जाम में इनका ज्यादा मतलब कि आना जाना
नहीं होता। उसने बोला आपको एक थ्रेड दिया हुआ है, एक मीटर स्केल दिया हुआ है, तो आप उसका डायमीटर कैसे निकालोगे। तो डायमीटर निकालने के लिए सिंपल देखो, एक यहाँ पर हम मेथड यूज कर सकते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एक थ्रेड दिया हुआ है, एक आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको स्केल दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एक उसको मतलब कि स्केल पर आपकी जो थ्रेड है उसको इस तरीके से क्या कर दोगे, लपेट दोगे। लपेट मतलब इस तरीके से लपेटोगे कि जो मतलब कि एक वायर है वो दूसरी वायर को बिल्कुल अच्छे से क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो आप मेजर कर लोगे, वो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और इसकी सर्कमफ्रेंस मतलब कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और जो डिस्टेंस है उसको आप अपना नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कि कितने आपकी जो डायमीटर है उसका थ्रेड का वो क्या आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका सिंपल एक कंसेप्चुअल चीजें हो गई, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट उसने एक और चीज पूछी हुई थी इसमें, हाँ उसने साथ साथ ये भी पूछा था, मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास इज वर्नियर कैपिलर, व्हाट इज द सेट ऑफ 100 मेजरमेंट इज दिस। मतलब क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। उसने कहा कि जो मीन डायमीटर है थिन ब्रास का वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। उसने कहा कि 100 मेजरमेंट ले या फिर 5 से काम चल जाएगा। तो आप जितनी ज्यादा मेजरमेंट लोगे आपका आंसर है उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा, क्लियर है पॉइंट। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है अ फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस, एक फोटोग्राफ है जो कि इतना एरिया क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अगर उसको वॉल पर लगाया हुआ और इतनी mm की उसकी क्या है, स्लाइड है। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जो स्लाइड है उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया, जो कि स्क्रीन का जो एरिया था वो आपका इतना था। व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन आपको निकालना है। तो जो आपका इमेज का एरिया है डिवाइडेड बाय जो आपका ऑब्जेक्ट का एरिया है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर देखो यही किया हुआ है। तो इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया डिवाइड करके आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल आप जैसे रे ऑप्टिक्स में यूज करते हुए आए थे वही आपका काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बताना है यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आती है। ये आपको कैसे पता चलेगी, ये पूरा चार्ट आता है जो कि मैंने रिवीजन वीडियो में बताया हुआ, तो वहां से एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जैसे यहाँ पर सिंपल 1 आपकी क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें देखो 10 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते, और पॉइंट के पहले जितनी भी जीरो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते। यहाँ पर आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाती है। यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाती है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई, और यहाँ पर 6 0 3 2 मतलब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपकी आ गई। इस तरीके से आपको निकालनी होती है। किस तरीके से निकालनी है, देखो मैंने यहाँ पर अपना शॉर्ट्स में इसमें बताया हुआ भी है। तो ये चीज़ें आप मतलब आंसर ये वाले आप सारी चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर आप एक बार पढ़ सकते हो कि कौन सिग्निफिकेंट फिगर होती है, कौन आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। वो बाकी डायरेक्ट मैंने आपको आंसर भी बता दिया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसने एक चीज़ और भी पूछी हुई थी, आई थिंक इज द नंबर लेस देन 1 और जीरोस। हाँ मतलब उसने आंसर ही बताया हुआ है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो बाकी अगर मैंने कुछ गलती भी कर दी होगी तो मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, आप एक बार इनसे भी टैली कर देना। बाकी मैंने बेसिक आपको मेथड से बता दिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट उसने दिया द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, मतलब कि लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी एक रेक्टेंगुलर शीट की जो कि इतनी इतनी आपकी आती है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो एरिया तो आपको पता है किसके इक्वल होता है, एरिया आपका सिंपल 2LB प्लस का BH प्लस का HL, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे। और वॉल्यूम किसके को लगता है, L इंटू B इंटू H, ये आप अपना फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है कितनी आ रही है। तो देखो फॉर्मूला लगा के आपका आंसर तो आप निकाल ही लोगे। जैसे आपका एरिया आ जाएगा ये और वॉल्यूम आ जाएगा ये, तो आपकी सिग्निफिकेंट 3 ही है, 1 2 3 इसमें और 1 2 3 इसमें, तो 3 ही आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट आपका सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। वैसे जो सिग्निफिकेंट फिगर पे जो भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय द ग्रोसर बैलेंस, मतलब कि जो मास है बॉक्स का वो इतना मेजर किया गया। द गोल्ड 2 गोल्ड पीसेज, उसमें 2 गोल्ड पीसेज रखे गए इतने इतने वेट के। आपको बताना है टोटल मास हो जाएगा वेट का कितना, तो आपको इसमें ये ऐड करना है। सबसे पहले इन दोनों को आप किलोग्राम में या फिर इस चीज को ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तब आप ऐड करोगे। नेक्स्ट आपको बताना है डिफरेंस बताना है दोनों की सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आपको एक ट्रू वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आप अपनी जो सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस बताओगे। तो आप जब प्लस करके आंसर आएगा तो आपका ये आएगा सिंपली, तो आप अपना बताओगे डिफरेंस इन द मासेस। तो पहले आपका मास ये था फिर आपका मास ये, तो आप अपना डिफरेंस आपका इतना
आया तो सिग्निफिकेंट फिगर आपकी इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट उसने बोला है, देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पक्का चांस मतलब 100% ये वाला तो पक्का आएगा। सेम यही नहीं, इसके जैसा भी आ सकता है, मतलब सेम इसी कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा। उसने बोला फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है पी, कुछ भी हो सकती है, जिसकी जो कि 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है, ए बी सी डी पर डिपेंड कर रही है। तो ए बी सी डी में से अगर कोई भी कुछ चेंज होगा तो पी पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जो कि पी ए बी सी के रिलेशन में इस तरीके से आपको बताना है। अगर ए बी सी डी में इतना 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 आपका क्या हो, एरर हो, तो आपको बताना है, और पी की वैल्यू बाद में इतनी निकाली गई, तो सबसे पहले तो आपको बताना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितना आएगा, देखो ये वैल्यू कैसे आप सोल्व करोगे, जैसे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है p इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वैल्यू रख लेते हैं a⁻³ b² अपॉन √c बाय डी, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जब आपको परसेंटेज एरर निकालना होता है तो आपको क्या कन्वर्ट कर लेना होता है, आपको लोग लगा के इसमें दोनों तरफ क्या लगा लेना होता है, लोग लगा लेना होता है। तो लोग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाय a आ जाएगा, इंटू b लगाएंगे तो 2 आगे जाएगा, डेल्टा b बाय b आ जाएगा, इंटू √c है, √c किसके को होता है, √c का मतलब होता है c की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये √c बाय c आ जाएगा, इंटू d किसके को, d की पावर 1 है, तो डेल्टा d बाय डी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपना 3 √a, इसमें a में कितना एरर था, वो 1 था, b में कितना एरर था, वो 3 था, c में कितना, सॉरी बीच में प्लस, बीच में आएगा 3 × 1 इंटू इन वैल्यू को आई थिंक प्लस करना है ना, हाँ ये तो वैल्यू प्लस होगी ना, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया, ये आप बीच में हर चीज़ में प्लस लगा के चलना, ठीक है, ये वैल्यूज लिखने में गलती हो गई, ठीक है जी बात। चलो अब यहाँ पर 3 × 1 प्लस का, हमें ये सोच रहा था ना, ये दोबारा लिख देता हूँ, 3 × 1 प्लस का 2 इंटू, अब ये √b की वैल्यू क्या है, वो आपकी 3 है, 3 लिख दिया मैंने, प्लस का हाफ इंटू c की वैल्यू है 4, प्लस का डी कितना है, डायरेक्ट मेरा 2 है, तो सिंपल सोल्व कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 2, तो 6 4 10 और 13, तो ये आ जाएगा 13%। तो आपका इतना क्या आ जाएगा, इतना सिंपल एरर आ जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर आपकी इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो एरर कितना आया, 13%। पी की वैल्यू आपको ये दी हुई थी, पी की वैल्यू ये दी हुई थी, इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 7 राउंड ऑफ किसका हो जाएगा, 7 आपका क्या 5 से ज़्यादा है, तो 7 को क्या लिख देंगे, सिंपल हम 8 लिख देंगे, तो पी की राउंड ऑफ वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स, एक बुक में काफ़ी प्रिंटिंग एरर्स हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट y के आपको क्या है 4 फॉर्मूला लिखे हुए पीरियडिक मोशन के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, सेकंड आपका ये रहा, थर्ड आपका ये रहा, फोर्थ आपका फॉर्मूला ये रहा। तो आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। देखो ये पता लगाने के लिए कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी मतलब क्या कहता है, जो LHS की साइड है और जो RHS की साइड है वो आपस में इक्वल होंगी डायमेंशनली वो आपस में क्या होंगी, वो इक्वली होंगी। तो हम पहले जो y की, देखो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, वो L है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया a sin 2π T/T, ये हमारी वैल्यू हो गई। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चीज़ें कैसे कैसे होंगी वो आप समझ ही जाओगे। तो इधर तो मेरा क्या आ गया, इधर तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर a क्या है, a l हो गया, l की पावर 1, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और यहाँ पर 2π एक कांस्टेंट है, मतलब नंबर हो गया, उसकी भी कोई नहीं, और t की पावर 1 और नीचे भी टाइम है तो t की पावर 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। t से t कटेगा तो इधर l की पावर 1 और इधर भी l की पावर 1, मतलब L1 आ रहा है। तो मतलब कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला मेरा क्या है, करेक्ट है। तो डायमेंशनली फर्स्ट वाला फॉर्मूला करेक्ट हो गया, तो पहले ही आंसर ठीक आ गया। अब आप इनको भी चेक करोगे तो अगर इनमें से कोई ठीक आता है तो जो 2 आंसर हो जाएंगे, वरना तो ये वाला आपका डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली इनकरेक्ट कैसे हो सकता है, मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है y = a sin vt, ये आपको दिया हुआ है, तो y किसके इक्वल है, तो y तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, ये आपका इक्वल है। a मतलब क्या है, a मतलब l की पावर 1, साइन का तो कुछ नहीं होता, v कितना होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब कि m तो आपका 0 हो गया, l आपका 1 हो गया, t आपका -1 हो गया, और यहाँ पर t दिया हुआ तो मतलब टाइम की पावर 1, ये आपका वैल्यू हो गई। तो दोनों तरफ सोल्व कर देते हैं, इधर आएगा L1 और इधर L1 तो है ही, इधर m हट जाएगा और L2 ये हो जाएगा टोटल, और T1 और T-1 t भी हट जाएगा। तो ये दोनों क्या है, डायमेंशनली आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप दोनों का भी चेक करोगे, दोनों का मैंने यहाँ पर आप नोट्स में भी देख सकते हो किस तरीके से चेक किया हुआ है। तो आप ये चीज़ें यहाँ से ऐसे निकालोगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि जो y और a आर द सेम, हैंस द गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। तो गिवन फॉर्मूला जो आपका फर्स्ट वाला है वो डायमेंशनली करेक्ट आता है। चलो
आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा आता है। 15th क्वेश्चन में उसने बोला है अ फेमस रिलेशन फिजिक्स, एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास, मतलब मूविंग मास को रेस्ट मास से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, मतलब m को m नॉट से इक्वेट किया हुआ है किसी रिलेशन के थ्रू ऑफ अ पार्टिकल इन अ टर्म्स ऑफ स्पीड, किसकी टर्म्स में उसको रिलेट किया हुआ है, v की टर्म्स में रिलेट किया हुआ है, साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में रिलेट किया हुआ है। द रिलेशन आपको इसने रिलेशन आपको दिया हुआ है। अब बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्टली करेक्ट बट फॉरगेट टू पुट द, मतलब उसने क्या किया, एक बॉय ने दोबारा से वो रिलेशन बनाने की कोशिश करी जो कि उसने रिलेशन बनाया m इज इक्वल टू, थोड़ा सा और क्लियरली लिख देंगे ये, तो उसने बनाया m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब उसने ये वाला रिलेशन बनाया। अब उसने बताया, अब हमें बताना है कि क्या ये उसने रिलेशन सही बनाया या गलत बनाया। गलत बनाया तो उसमें क्या गलती उसने कर दी। तो देखो गलत और सही बताने का कोई फॉर्मूले का एक ही मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप दोनों तरफ की क्या करोगे, इधर आ जाएगा m की पावर 1 और इधर भी m की पावर 1 और माइनस 1 तो हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और v मतलब कि v स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी l p माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोनों तरफ से जो डायमेंशन है वो आपकी इक्वल नहीं आ रही, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, ये इधर LT-1 आपका क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो LT-1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब LT-1 को आपको क्या करना होगा, इधर रिमूव करना होगा। अब आप रिमूव करने के लिए ये वैल्यू तो नहीं हटा सकते, आप क्या एक्स्ट्रा जो C है वो लगाओगे, वो कहाँ पर लगाना होगा, आपको उसके नीचे लगाना होगा, तभी ये जो LT-1 है और LT-1 आपके कटेंगे और जो m की पावर 1 है और m की पावर 1 डायमेंशनली आपका क्या होगा, इक्वल होगा। आई थिंक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी मैंने किस तरीके से किया हुआ है। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से देख लेना, आपको और ज्यादा क्लियर मतलब कि पता चल जाएगा। बाकी बड़ी सिंपल सी चीज है, दोनों तरफ के मैंने क्या करे, डायमेंशन निकाली, दोनों तरफ की जो डायमेंशन आई मैंने इक्वेट कर दिया और जिस तरफ जो एक्स्ट्रा आ रही थी वही उसी डायमेंशन का मैंने क्या कर दिया, उसी डायमेंशन की वैल्यू से क्या कर दिया, अगर फालतू थी तो डिवाइड कर देते, अगर कम होती है तो मल्टीप्लाई कर देते, वही मैंने वैल्यू की है। तो आपका नया फॉर्मूला क्या बन के आएगा, वो m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की पावर हाफ, ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा। तो सोल्व करके देखते हैं, हाँ हमारा ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द यूनिट ऑफ द लेंथ कन्वीनियंट टू द एटॉमिक स्केल, मतलब एटॉमिक स्केल पर हम जैसे हम अपना सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर हम यूज करते हैं, तो एटॉमिक स्केल पर हम एक अपना यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हमारा किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो हमें बताना द साइज ऑफ द, जो साइज है एटम हाइड्रोजन एटम का वो इतना है, टोटल एटॉमिक हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो 4/3 तो अपनी जगह, पाई की मतलब 22.7 पाई, आर कितना है, आर मतलब कि उसने रेडियस दी हुई है, रेडियस आपकी हाँ ये दी हुई 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 का क्यूब। तो बस इसको आपको इसको सोल्व करना है, सिंपल मैथमेटिकल चीज़ है, डायरेक्ट आप सोल्व करोगे तो सिंपल आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपकी चीज़ें आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइडियल गैस जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इतना स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। हमें बताना है, रेशो निकालना है मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम अपना मोलर वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मोलर वॉल्यूम हमारा सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे और मोलर वॉल्यूम एट द एसटीपी पर हम क्या लेंगे, एसटीपी पर भी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी। तो दोनों का जो मोलर वॉल्यूम है और जो एटॉमिक वॉल्यूम है दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल लेंगे। तो इसमें बड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो बड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है, आप एक बार देख के भी समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली इफ यू लुक आउट द विंडो ऑफ द फास्ट मूविंग। उसने कहा है कि इस ऑब्जर्वेशन को बताओ कि अगर आप एक मतलब कार में जा रहे हो और एक फास्ट मतलब कि कार में या किसी भी चीज में जा रहे हो और ना बाहर देखते हो फास्ट मूविंग गाड़ी में से, विंडो में से, तो आपको जो आसपास के पेड़ हैं, बिल्डिंग है, जो भी चीजें हैं वो आपको क्या करेंगे, वो पीछे जाते हुए दिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वो मूव होते हुए दिखेंगे। बट अगर आप मून को, स्टार्स को या बड़ी बड़ी चीजों को देखो तो वो एक जगह पर ही दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये कौन सा इसके पीछे की साइंस लग रही है। तो बड़ी सिंपल सी साइंस है। देखो यहाँ पर आपका आता है लाइन ऑफ साइट, SIGHT। लाइन ऑफ साइट का मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे थे, गाड़ी के अंदर बैठे थे, ठीक है, यहाँ पर आपके पेड़ हो गए, ये आपके पेड़ हो गए,
ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या हो गई, ये आपका मून, सन मून जो भी था ये हो गया, और ये आपके माउंटेन्स हो गए। तो देखो यहाँ पर आपका जो काम करती है वो करती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, आपकी नज़रें पेड़ों पर ऐसे जाएंगी और जो आपकी सन मून पर जाएंगी वो इस तरीके से जाएंगी। तो जैसे आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे, आप यहाँ से यहाँ पर जाओगे, तो आपकी जो ये अगर आप इसी ट्री पर नज़र रखना चाहोगे तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट जो मून, सन और मून पर जो लाइन ऑफ साइट है वो सेम ही रहेगी काफ़ी डिस्टेंस चलने के बाद भी। अब लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई तो हमें चीज़ क्या लगेंगी, चलती हुई दिखेंगी। इसीलिए हमें जो ट्रीज और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ जाती दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो रही है, और जो सन मून और जो हिल के टॉप हैं वो हिलते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइन ऑफ साइट अभी भी वहीं पर भी हमारी आती है। तो ये आपका आंसर आता है। लिखना किस तरीके से, आप इस तरीके से लिख सकते हो, और मतलब कि समझाना वो तो आप चीज़ें समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बोला है कि आप प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स, एक प्रिंसिपल है पैरेलैक्स का। पैरेलैक्स का प्रिंसिपल क्या होता है, आप क्या करते हो, ये आपकी मान लो अर्थ होगी, ये आपका मतलब कि सन हो गया, ये अर्थ हो गया, इससे आप इस तरीके से मेजर करते हो। आप डिस्टेंस में दोनों वैल्यू निकाल के आप मेजर करते हो, मतलब ये आपका क्या बनता है, ट्रायंगल वाला मेथड बनता है। तो ए आपको ए बी पॉइंट पता होता है, और ये एंगल आप निकाल लेते हो। इसकी हेल्प से आप अपनी जो आर्क की, इस आर्क की और ये जो बीच में लेंथ है इसकी वैल्यू निकाल लेते हो। ये आपका पैरेलैक्स मेथड होता है। तो उसने क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वेरी डिस्टेंस स्टार्ट। इस पैरेलैक्स मेथड को दूर दूर के जो स्टार्स होते हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम निकालते हैं। उसने कहा है एक बेस लाइन है ए बी, जो इज द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ टू लोकेशन एट 6 months apart of the orbit and the sun. The baseline is about the diameter of the earth is this and this. चलो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो। क्वेश्चन में सिंपल उसने कुछ नहीं कहा। उस क्वेश्चन में ये है, पैरेलैक्स मेथड को यूज करके आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड। तो मैंने आपके लिए फिगर देखो, यहाँ पर फिगर बनाई हुई है। तो देखो उसने कहा था कि यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट था और एक आपका दूसरा यहाँ पर पॉइंट था, और यहाँ पर कोई भी स्टार था या सन या कुछ भी आप ले लो, तो आपको क्या निकालना है, पैरेलैक्स मेथड यूज करना है। तो एक तो लाइन आपकी लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगी, दूसरी लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगी, और आप अपना सेंटर लोगे अर्थ से थे, तो ये आपका ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ ये बन जाएगा। तो उस तरीके से आपका देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में ये क्या होगी, आपकी आर्क होगी, और ये आपका क्या बन गया, थीटा बन गया, और ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी इस भी आर्क की। तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आप अपना फॉर्मूला यूज कर दोगे। तो सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। आर्क आपकी कितनी है, जो आपका डिस्टेंस यहाँ से जो उसने वैल्यू दे रखी है, आप अपना सारी वैल्यू यूज करोगे। वैल्यू यूज करने के बाद आप अपना क्या निकाल लोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन को मेन बात था समझना था, वो आपके मतलब पैरेलैक्स मेथड किस तरीके से लग रहा है वो बात आपकी समझ में आ गई होगी। बाकी तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। यहाँ पर आपको इस डी की वैल्यू, मतलब जो बीच का डिस्टेंस है ये आपको डिस्टेंस निकालना था, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज दिस लाइट ईयर। मतलब जो सबसे पास का स्टार है वो हमारे से इतना दूर आता है। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म ऑफ पारसेक। पारसेक में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन यूनिट है, आपको लाइट ईयर दे रखा है, पारसेक में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे। तो कन्वर्जन चीज़ है इसमें, आप अपना एक बार इसको पढ़ लेना। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है इतने लाइट ईयर में, फिर एक लाइट ईयर में मतलब कि एक लाइट ने एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड इनटू लाइट इनटू 1 ईयर। तो इसकी मल्टीप्लाई की हुई है, डायरेक्ट आपने वैल्यू निकाल ली, तो आपकी चीज़ें आ गई। ये आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। शो वैन व्यू फॉर द लोकेशन ऑफ द, हाँ भाई, हाउ मैच द पैरेलैक्स दिस स्टार, मतलब पैरेलैक्स मेथड लगा के आपको वैल्यू निकालनी। तो पैरेलैक्स मेथड वही, थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी, सारी वैल्यूज आपको दी हैं, वैल्यूज में आप आंसर रख दोगे, यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने वैल्यू निकाल ली। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो भी पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे एरर वाले थे और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस थे, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जामिनेशन में पक्का पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एंड इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। देखो उसने कहा है प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नीड फॉर द साइंस, मतलब कि किसी भी चीज़ को क्वांटिटी को प्रिसाइज मेजर करना, वो मतलब साइंस की एक नीड है, मतलब कि वो जरूरत है, और मतलब साइंस ने हमें उसमें काफी कुछ भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, टू अस्टेन द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वन मस्ट बी एक्यूरेट मेथड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ द टाइम। अगर आपको एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करना है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो जिस मतलब कि किसी भी टाइम पर वो किस डिस्टेंस पर है, किस पोजीशन पर है, वो पता लगाना भी बहुत एक्यूरेटली इतना ज़्यादा ही जरूरी है। दिस वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द रेडार, और मतलब कि यही एक तरीके से मोटिवेशन बन गया कि एयरक्राफ्ट की जगह का पता लगाना, जब उसमें रडार को क्या किया गया, मतलब कि इन्वेंट किया गया। थिंक ऑफ द डिफरेंट एग्जाम्पल इन द मॉडर्न साइंस विच प्रिसाइज मेजरमेंट लाइन ऑल्सो वेयर एवर द यू कैन द क्वांटिटी बाय, मतलब कि कुछ इसके जैसा एक नया एग्जाम्पल बताओ
होगी जहाँ पर साइंस ने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हो, जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटर एटॉमिक सेपरेशन, मतलब कि वो एक तरह से बॉडी के अंदर से या कोई भी चीज़ आपका एक्सरे कर रहे हो तो वहाँ पर एटम्स का ही तो आप एक तरह से एक्सरे करते हो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वही तो दिखते हैं उसमें। तो ये भी मतलब साइंस की क्या बहुत बड़ी एक तरह से इन्वेंशन है, तो ये आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। बाकी ये तो मतलब आपस में बैठ के डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वो बोलता है जस्ट द प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन साइंस, मतलब जैसे साइंस में प्रिसाइज मेजरमेंट जरूरी है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटीज यूजिंग रूडिमेंट्री आइडियाज एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जैसे प्रिसाइज मेजरमेंट जरूरी है ऐसे ही आपको दूर किया जो भी इनडायरेक्टली चीजें वो भी यूज करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपकी चीजें दी हुई हैं तो इनका आप अपना किस तरीके से थिंक ऑफ द वेज बाय विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग, मतलब कि इन सब का जो वेट है या कोई भी चीज़ है मेजरमेंट, वो अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट ना हो तो आप कैसे मेजर करोगे। जैसे टोटल मास ऑफ द रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर द इंडिया ड्यूरिंग मॉनसून, मतलब कि आप क्या करोगे मॉनसून में आपकी जितनी भी बारिश हुई वो कितनी बारिश हुई, तो आप उसको कैसे पता लगाओगे। तो इसका एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा एक एरिया हो गया, अब आप क्या करोगे इतना से एरिया में पता लगाओगे कितनी बारिश हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अपना ये जैसे मतलब कि बेसिक मेथड यूज करते हैं, इसको फिल मतलब कि ये रख दोगे और उसमें देखोगे कितने सेंटीमीटर आपकी रेन हुई है, जितने सेंटीमीटर हुई है उसको आप इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा पूरे एरिया में कितनी बारिश हुई है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। द मास ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का मास आप किस तरीके से मेजर करोगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल से उससे कंपेयर करके आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये आपका सारी चीजें आपकी आती हैं, ये आप अपना ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है द सन इज अ हॉट प्लाज्मा, सन एक हॉट प्लाज्मा है, ठीक है, विद इनर कोर टेम्परेचर, जो इनर कोर टेम्परेचर वो आपको 10⁻⁷ केल्विन से भी ज्यादा होता है और जो आउटर टेम्परेचर होता है वो 6000 केल्विन के अराउंड होता है। एट हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड फेज, मतलब कि इस इतने टेम्परेचर पर कोई भी चीज सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं रहेगी, वो गैसियस और आपका ल्यूमिनस मतलब कि बहुत ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी में चली जाएगी। इन वट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सन टू बी, द रेंज ऑफ द डेंसिटी सॉलिड इज दिस लिक्विड और गैसेस, मतलब कि आप किस रेंज में जो सन का मास है वो मतलब कि क्या करोगे एक्सपेक्ट करोगे कितना होगा। चेक इफ द योर गैस इज करेक्ट द फॉलोइंग डाटा, मतलब पहले तो आपको गैस करना है, फिर आप जो सन का मास है ये और जो सन की रेडियस है ये, फिर इसकी डेंसिटी निकालो और आप कंपेयर करो कि जो आपने रफली करके निकाला, मतलब कि मैं आपको एक तरीके से ये टेम्परेचर दे दिया और आपको बताना है कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, फिर आपके पास उसने क्या दे दी वैल्यूज दे दी, इनकी हेल्प से आप डेंसिटी निकालो और कंपेयर करो कि आपकी रफली डेंसिटी और ये जो सॉल्यूशन करके निकाली है मतलब कि जो आपका ये मैथमेटिकली निकालिए इसमें कितना ज़्यादा रिलेशन बन रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे दोनों डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी ऑफ द सन निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी कितनी ज़्यादा ठीक बैठ रही। तो डेंसिटी ऑफ द सन इज द डेंसिटी रेंज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब जो डेंसिटी है सन की वो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी के रेंज में ही है। दिस हाई डेंसिटी इज अट्रिब्यूटेड टू द इंटेंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द इनर लेयर्स, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और उसकी जो इनर लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा, उसमें ग्रेविटेशन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ठोस है, मतलब गैसियस और लिक्विड सब्सटेंस होने के बावजूद भी वो क्या है बहुत ज़्यादा रिजिड है, इस वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई होती है। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट आपका आता है When a planet Jupiter is the distance this किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस है वो आपका इतना आता है। इट्स एंगुलर डायमीटर, जो उसका एंगुलर डायमीटर है वो 35.72 आपका सेकंड ऑफ आर्क आता है। कैलकुलेट द डायमीटर, जुपिटर का डायमीटर निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, लेकिन समझने वाली तो है बट डायरेक्ट आप इस चीज को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अ मैन वॉकिंग विद ब्रिस्कली इन अ रेन विद स्पीड v मस्ट स्लैंट द अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपके जो मोशन आगे के चैप्टर करेंगे उसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पर तो वो इस क्वेश्चन का कुछ और मतलब पूछ रहा है वर्टिकली, मतलब कि एक बच्चा है जो कि बारिश में चल रहा है और बारिश कुछ इस तरीके से उसको हो रही है, ठीक है, तो उसको जो अम्ब्रेला है वो ऐसे सीधा ना पकड़ के उसको अम्ब्रेला क्या करना होगा, वो ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके रखना होगा। अगर वो v स्पीड से चल रहा है और बारिश की भी कुछ स्पीड है तो आपको बताना है स्टूडेंट ड्राइव्स द फॉलोइंग रिलेशन थीटा v, और मतलब कि स्टूडेंट क्या करता है रिलेशन ड्राइव करता है जो कि क्या होता है v इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है tan थीटा v। ये आपका एक रिलेशन उसने फाइंड किया कि आपको अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी, अगर रेन की स्पीड इतनी है और आप अपना क्या tan थीटा पे अपना जो अम्ब्रेला है वो आपने झुकाया हुआ है, तो ये उसका रिलेशन वी आर एज्यूमिंग दैट डू यू थिंक दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखो इस चैप्टर में तो सिंपल आपको बताना है कि जो आपका ये
उसने रिलेशन निकाला है, क्या ये सही है या नहीं है। तो सही है नहीं है तो तभी पता लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोनों तरफ की क्या देख लेंगे, दोनों तरफ की हम अपना जो डायमेंशंस है वो देख लेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है, नहीं अगर इक्वल है तो वो फॉर्मूला गलत है। बाकी इस फॉर्मूले पर काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, आप आई थिंक क्लास 10th में भी करके आए होंगे। बाकी आगे जो आगे आने वाले चैप्टर होंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सब जो चैप्टर्स आएंगे इसमें और ज्यादा फॉर्मूले मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि कितने एंगल पर उसको अपना छाता घुमाना होगा, कि उसको कितनी स्पीड पर चलना होगा ताकि उसको छाता पीछा ना उड़ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आते हैं। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, आप डायमेंशन दोनों की निकाल लोगे तो यहाँ पर t-1 आ रहा है, यहाँ पर t आ रहा है, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्लियर? सही कैसे होगा, तो सही है आपका फॉर्मूला आएगा। तो डायमेंशनली करेक्ट बना देंगे तो फॉर्मूला भी सही बन जाएगा। यहाँ पर आपसे वो ज्यादा फॉर्मूले पे बेस नहीं, मतलब फॉर्मूला नहीं पूछ रहा ना, कोई बेसिक चीज पूछ रहा है, वो सिंपल आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला सही है या नहीं, तो डायमेंशन के थ्रू बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लेम टू द 2 सीजियम क्लॉक्स, मतलब कि 2 सीजियम क्लॉक हमने ली और उनको 100 साल तक चलाया और उनमें जो डिफरेंस आया दोनों में टाइम का, वो 0.02 सेकंड ही आया 100 साल में, मतलब कि 100 ईयर्स में सिर्फ डिफरेंस आया 0.02 सेकंड का। तो उसने पूछा अगर 1 सेकंड में डिफरेंस देखा जाए तो वो कितना आएगा। तो सिंपल देखो, 100 साल में अगर इतना डिफरेंस आया तो 1 सेकंड में कितना आएगा, तो आप अपना सिंपल यूनिटरी मेथड से ही निकाल दोगे, आपका सिंपल यूनिटरी मेथड अलग जाएगा। क्लियर है? देखो 100 साल में इतना, फिर आप क्या निकाल लोगे, 1 साल में कितना होगा, 1 साल में 0.02 सेकंड अपॉन 100 होगा। 1 साल का आपका निकल गया। अब आपको 1 साल में कितने महीने, 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 महीने का निकल गया, 12 महीने इंटू 30 दिन, 30 दिन का निकल गया, 30 दिन है, 30 दिन में कितने, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, घंटे में कितनी मतलब कि 24 हो गए, 24 घंटे, एक घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। इस सारे को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे, आप 1 सेकंड का डिफरेंस निकाल लोगे, कितना आएगा, जो कि बहुत कम आएगा, जो कि आपका ये अराउंड आता है। क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं द एस्टिमेट द एवरेज द मास डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम, मतलब कि आपको सोडियम एटम की मास डेंसिटी क्या करनी है, एस्टिमेट करनी है। अगर उसकी रेडियस क्या हो, उसका जो साइज है वो आपका इतना है, और एवोगाड्रो नंबर, कंपेयर इट्स डेंसिटी विद द सोडियम क्रिस्टलाइन पीस, मतलब कि देखो एक तो आपका सोडियम है जो कि पाउडर वाली फॉर्म है, और एक आपका सोडियम है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो दोनों की आपको क्या निकालनी है, सिंपल आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी हम निकालेंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले, तो डिफरेंस से तो हम दोनों की क्या निकाल लेंगे, दोनों की डेंसिटी निकालेंगे। तो पहले हमने डेंसिटी ये निकाल ली, फिर वो हमसे पूछ रहा है कि जो क्रिस्टलाइन नेचर है और जो पाउडर नेचर है उन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर साफ साफ आ रहा है द डेंसिटी ऑफ द सोडियम एटम एंड द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन द क्रिस्टलाइन फेज आर नॉट सेम इन ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर में नहीं आएंगी। ज़्यादा किसकी आएगी, सोडियम, जो सोडियम फेज होगा, एटम आर क्लोजली पैक, मतलब कि जो क्रिस्टलाइन नेचर होता है उसमें एटम बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं, तो उस वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से डेंसिटी जो क्रिस्टलाइन वालों के लिए वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। द यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द यूनिट ऑफ द लेंथ कन्वीनिएंट ऑफ द न्यूक्लियर स्केल, मतलब न्यूक्लियर, अगर आपको न्यूक्लियर लेवल पे किसी चीज को मेजर करना है तो आप फर्मी यूज करते हो। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये आपने निकाल लिया। अब आप ओबे रफली द फॉलोइंग इंपेरिकल रिलेशन, तो ये आप अपना एक इंपेरिकल रिलेशन आता है जो कि आप अपना क्लास 12 में जब एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर आएगा तो ये फॉर्मूला काफी यूज होगा, जो कि होता है R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। इसमें जो R होगी वो आपकी रेडियस होगी, A आपका क्या हो गया, सिंपल आपका मास नंबर हो गया, जो भी आपका एटम है उसका मास नंबर, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी एटम की रेडियस निकाल सकते हो। तो उसने पूछा है एवरेज मास ऑफ द डेंसिटी सोडियम, मतलब एवरेज मास ही आपको निकालना है। तो अपना वॉल्यूम निकाल लोगे, तो सिंपल आप अपना, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मतलब कि ये आप अपना एक बार देख सकते हो, तो ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे करते हैं। उसने बताया एक लेजर है, लेजर सोर्स है, इंटेंस मोनो, एक लेजर सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इंटेंस मोनोक्रोमेटिक और अनडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, सोर्स है उसका, उसमें से ये लाइट निकलती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर लाइट कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये सब प्रॉपर्टी किसी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। द डिस्टेंस ऑफ द मून एंड द अर्थ कैन बी ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय वेरी प्रिसाइजली लेजर, मतलब लेजर की हेल्प से हमने अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी प्रिसाइजली मेजर कर रखा है, और उस पर हमने काफी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च भी कर रखी है। द लेजर बीम
एट द मून टेक्स, मतलब कि जो लेजर बीम है वो मून पर जाने पर और मतलब कि वापस आने पर वो उसको उतना टाइम लगता है। हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मतलब कि लूनर का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस बतानी है अराउंड द अर्थ। तो देखो यहाँ पर आपको पता है टाइम टेकन बाय द लेजर बीम टू रिटर्न द अर्थ आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज दिस, मतलब कि यहाँ पर अर्थ है, ये मून है, तो यहाँ पर टकरा कर वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, 2.56 सेकंड उसको टाइम लगा। स्पीड ऑफ लाइट ये रही, तो डिस्टेंस आप निकाल लोगे, डिस्टेंस किसके बोले थे, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम ये रहा आपका 2.56 सेकंड, स्पीड आपकी ये रही। तो सिंपल आप अपना फॉर्मूला लगा के आपका अपना आंसर आ जाएगा कि दोनों के बीच का जो अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। डायरेक्ट अपना डायरेक्ट फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला ये लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनार। एक सोनार आपके पास है, यूज अल्ट्रासोनिक वेव, वो अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करता है, सेम वही वाला क्वेश्चन है उसके पहले वाला, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया, एक सोनार हो गया, ठीक है, लेकिन इसके नीचे एक सोनार लगा हुआ है, ये पानी यहाँ पर आपका सारा पानी पानी हो गया, और नीचे फॉर एग्जांपल कुछ भी पत्थर है या मतलब कि एनिमी की सबमरीन है, तो वो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, वो टकरा के फिर वापस आती है। तो यहाँ पर आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कैसे आप निकालोगे, तो वही उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन, तो वो इधर से भी भेज सकता है, इधर से भी भेज सकता है, ऐसे तो काम वही लगता है। तो उसको टाइम कितना लगा, 77, मतलब 77.0 सेकंड उसको आने में और जाने में लगे। तो मेरे को तो मतलब कि एक तरफ का डिस्टेंस देखना है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब टाइम कितना आ गया, 77/2। बात क्लियर हुई, 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो आने और जाने दोनों का टाइम बता रहा है, हमें सिर्फ आने या जाने एक का टाइम देखना है, क्योंकि हमें तो बीच का एक बार का डिस्टेंस देखना है। तो आपका टाइम ये हो गया। स्पीड कितनी होती है, स्पीड 1450 उसने दे रखी है, स्पीड आपकी ये रही, डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों की आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें यूज होती है। नेक्स्ट उसने बोला है कि द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स आर सो डिस्टेंस दैट द लाइट एमिटेड बाय देम टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर टू रीच द अर्थ, मतलब कि अभी तक जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने मतलब कि जो फारदर ऑब्जेक्ट जो डिस्कवर किया है यूनिवर्स में, वो इतना दूर है कि वहाँ से बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं यहाँ से वहाँ तक लाइट आने में, ठीक है। वैसे हम मतलब इस लेवल तक का तो हमने नहीं पढ़ा, मेरे पास भी एस्ट्रोफिजिक्स है, तो हमें भी काफ़ी इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जब हम अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें करते थे। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज द क्वारास, मतलब इनको ये बोलते हैं, हैव अ मेनी पजलिंग फीचर्स, के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, सिंपल आपको किलोमीटर में डिस्टेंस बताना है। देखो आपको उसने दे दिया, आपको डिस्टेंस दे दिया, इस डिस्टेंस को आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मतलब लाइट ईयर को किस चीज में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन वाली चीज है, कन्वर्जन आप डायरेक्ट कर ही लोगे। टाइम टेकन, टाइम आपको उतना लगता है, ये आपने टाइम इसमें कन्वर्ट कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट आपकी ये रहेगी। सिंपल आप इसको क्या कर लोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लाइट की और टाइम आपका ये रहा, ये आप अपना वैल्यू निकाल लोगे, इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज वेल नोन फैक्ट ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कवर ऑफ द, मतलब सोलर एक्लिप्स के टाइम जो आपका मून की ये जो मून होता है, ये आपका अर्थ का जो पूरा डिस्क है ये कवर कर लेता है, ठीक है। फ्रॉम दिस फैक्ट, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम द एग्जाम्पल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डायमीटर, मतलब कि हमें मून का डायमीटर निकालना है, तो वही हम पारसेक लगा लेंगे। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और क्लियर बनाएंगे, ये अगर आप ये देखो तो ये कुछ तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, इसको कंपेयर करो RST, तो ये बीच में लाइन है और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये L लिखा हुआ है ना, हाँ ये आई थिंक L ही है, L। अब ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में ये कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो अब हमने अपनी हाफ करके इस वाले सिर्फ इस ट्रायंगल ले लेंगे, हम अपना ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे जो कि है RL, इसमें पारसेक लगा के हम क्या निकाल लेंगे, RL की वैल्यू निकाल लेंगे और RL का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी मून की। तो इस तरीके से सारा फॉर्मूला लगा के निकाला हुआ है। मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना है। एक बार आप ये सोल्यूशन देख सकते हो, चीज़ें को समझने पर ध्यान दो, ये मत देखो कि सोल्यूशन में कैसे कैसे किया हुआ है। मैथड बहुत होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, वैसे भी सारे मैथमेटिकल चीज़ें, तो मैथमेटिकल में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट है, फिर आपको कहीं ना कहीं से जोड़ के आंसर निकालना होता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है वो चीज समझो। आगे चलते हैं, उसने बोला है कि अ ग्रेट फिजिक्स ऑफ द सेंचुरी लव प्लेइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज
numerical values, fundamental constant of the nature. This led him to interesting observation. Dirac found that from the basic concept of the atomic physics, like electron mass of the proton, mass of the electron, and the gravitation constant g, he could arrive a number with the dimension of the time. मतलब कि उसने dimension of the time निकाल दी इन सब की हेल्प से. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है. फर्दर इट वॉज अ वेरी लार्ज नंबर, और वो क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर था. मतलब जो डायमेंशन ऑफ टाइम थी इनको यूज करके वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था. इट्स मैग्नीट्यूड बिलोंग क्लोज टू द, मतलब कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स के अराउंड आपका आ रहा था. फ्रॉम द टेबल ऑफ द फंडामेंटल कांस्टेंट इन दिस बुक ट्राई टू सी इफ द यू कैन सी कंस्ट्रक्ट दिस नंबर observation. If it is a coincidence with the age of the universe were significant, what would the imply the constancy of the fundamental constant? मीन्स एक तरीके से उसने इतना टाइम बताया कि इतना टाइम लगा इन सब चीज़ों को बनने में और ऐसे करने में. तो ये क्या करती है, ये मतलब कि एक तरीके से कॉन्सिडेंस करती है कि यूनिवर्स की जो एज है वो भी इतनी है. तो इस पर आपको क्या करना है, एक तरीके से कमेंट करना है. तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सारी फॉर्मूले ले दी, मतलब वैल्यूज निकालेंगे. वन रिलेशन इज द फंडामेंटल, एक रिलेशन आता है जो एज ऑफ यूनिवर्स बताता है, वो टी आता है. सारी इसमें हम वैल्यू रखेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा जो इस फॉर्मूले के थ्रू जो एज ऑफ यूनिवर्स आती है और जो उसने बताई हुई है ये 15 बिलियन ईयर, क्या ये कितनी आसपास आती है. तो सारी वैल्यूज आपको ये दी हुई वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और वैल्यूज निकालेंगे तो वो 6 बिलियन ईयर आपकी आती है. तो मतलब कि वो आपकी एक अलग वैल्यू आती है. तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो मतलब कि हाँ जी. इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाते हैं. आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी. अभी भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में, या फिर जहां भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस पर मैसेज कर देना. वहाँ की जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे. बाकी जो डेरिवेशन सीरीज है वो आपकी चैनल पर पहले से अपलोडेड है, साथ साथ आपकी रिविजन सीरीज भी अपलोडेड है. जो आपकी थ्योरी वाला पार्ट है वो भी आपको समझाया हुआ है, और साथ साथ आपकी जो ये न्यूमेरिकल वाला और साथ साथ ये जो आपके एनसीईआरटी के सोल्यूशन होंगे, मतलब हर एक चीज आपको यूट्यूब पर फ्रीली प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगी. वो भी फ्रीली आप जाके जरूर वहां पर चेकआउट कर लेना. बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना. यस, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.